अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारे इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक इंतहाई मजमूम, बेहुदा, खौफनाक और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये प्रोपेगेंडा फैक्ट्रियां रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में अदम एतमाद और बेयकीनी की फ़िज़ा कायम करने में मसरूफ़ हैं और कामयाब हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चंद ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जो चीज़ भी ट्वीट की जाती है या पोस्ट की जाती है, खान की अंधी तकलीद के पैरोकार आंखें बंद करके अन्नेवाह उसे पूरे मुल्क में रीट्वीट या रीपोस्ट कर देते हैं, बगैर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए कि इस ट्वीट या पोस्ट का कोई सच्चाई से भी ताल्लुक़ है या नहीं। फौज के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हिट लिस्ट पर हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शन सिंबल के फैसले के बाद तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पैरोकार्स का कहना है कि काजी साहब को तो इस दुनिया में सांस लेने का भी हक नहीं है। सोने पर सुहागा के झूठे आज़म इमरान रियाज साहब की कटी हुई ज़ुबान और कुव्वत गोयाई भी वापस आ गई है, जो कि आनी ही थी क्योंकि उनकी चुप का रोज़ा प्लान्ड था और अब वो दोबारा अपनी पूरी गरज और चमक के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान का बेड़ा गर्क करने में मसरूफ़ हैं। अपने ज़ाती फ़ायदे और किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए मजहबी नफ़रत अंगेज़ी का कार्ड पहले भी बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया गया है। मियाँ साहिबान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ औरत की हुक्मरानी को हराम करार देने की कैंपेन हमें आज भी याद है, मगर इस हद तक कोई सियासी जमात नहीं गई कि दूसरे शख्स की ज़िंदगी और उसकी फैमिली की ज़िंदगी को ख़तरात दरपेश आ जाएं सिवाय पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ जारी करनी पड़ी ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झूठे प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ा जा सके, जो कि आज आप सब ने ख़बरों में सुनी होगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉन्च करदा लियाकत चट्ठा साहब ने भी मौलाना डीजल की तरह आज यू टर्न ले लिया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के धांधली के बयानिए का भी भांडा फोड़ दिया है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि शहर इक़्तिदार में और कौन कौन सी बातें पीटीआई के बारे में चल रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब हुआ यूँ कि लियाकत चट्ठा जो कमिश्नर रावलपिंडी थे और उन्होंने बयान दिया था कि वो उन्होंने धांधली में शरीके कर रहे हैं और पिंडी की 13 सीटें जो हैं उनसे धांधली करवाई गई और सारे लोग रो रहे थे। उन्होंने फिर अपना एक दफ़ा बयान चेंज कर लिया। आज वो इलेक्शन कमीशन के सामने उनकी पेशी थी, वहाँ पेश हुए तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे लालच दिया गया था पीटीआई की तरफ से एक बड़े ओहदे का, उस लालच में आके मैंने ये बयान दिया था। तो इस सारी कहानी का ड्रॉप सीन ये हुआ कि उन्होंने माफ़ी मांग ली इलेक्शन कमीशन में आके एक पेशी के दौरान। अब अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये पहला एक ऐसा फ्लैश पॉइंट था जिसके बाद इतनी बड़ी धांधली और उसके बाद फिर माफ़ी, धांधली के बाद फिर इकरार और फिर माफ़ी। तो ये सारी चीज़ ने जो धांधली के हक़ में जितनी चीज़ें आ रही थी उन सब के ऊपर पानी फेर दिया, जिससे लगता ये है कि ये सारा का सारा प्री प्लान था। यानी कि लियाकत चट्ठा का पहले इकरार और फिर उसका इनकार और आज की उनकी माफ़ी, और ये प्री प्लान भी उस एक बड़े प्लान का हिस्सा होगा जो कहीं ना कहीं तैयार किया गया, जिसके मुज़मरात अब जुड़ जुड़ के सामने आ रहे हैं। हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले पूरी एक गेम प्लान की जाती है, उसके बाद फिर उसके आहिस्ता 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 शॉक्स दिए जाते हैं और फिर एंड पे जाके इन सारी चीज़ों को डाइल्यूट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, धांधली हो गई, सब कुछ हो गया। अब जो गवर्नमेंट बननी है मेरा ख्याल है वो बने और वो काम शुरू करे, क्योंकि इस तरीके से मुल्क में जो अनसर्टेनिटी आ रही है और गरीब की रिस्क पे जो
لات پڑ رہی ہے اس کا کوئی متبادل نہیں. وہ بہت جو ایسے طبقہ ہے متوسط طبقہ غریب طبقہ وہ اس میں بہت زیادہ پس جاتا ہے, بہت تنگ ہو جاتا ہے, بجائے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ پیٹ بھرے رہیں اور غریب آدمی جو پستا رہے اس کے اوپر لات ماری جائے. تو بہتر یہ ہے کہ جس کی بھی گورنمنٹ بنتی ہے گورنمنٹ کام شروع کرے اور کچھ بہتر رزلٹ دے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. یہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں, یہ جو الیکشن کمشنر ہیں اور جو باقی بڑے اس وقت لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے عمران خان قابل قبول نہیں ہے. اگر وہ قابل قبول ہوتے وہ تو جیل میں ہی نہ ہوتے. تو اس لیے اگر وہ ہیوی مینڈیٹ لے کے سیٹیں لے بھی لیتے تو مشکل ہو جاتا چینوں کو چلانا, اور پھر آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی, بڑے عہدوں پہ جتنے لوگ تھے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے, تو مسلسل یہ لڑائی بھی خطرے کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور ملک کے حالات کے لیے اچھی نہ ہوتی. اب جو بھی گورنمنٹ بن گئی ہے وہ بنے, کچھ عرصہ کام کرے, اگر تو وہ رزلٹ دے جائے ٹھیک ہے, نہ دے سکے تو پھر کسی چیز کی طرف دیکھا جائے. اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اگلے سال 2 سال کے لیے میرا نہیں خیال کہ چینوں کو, جیسے کل بھی کسی نے کہہ دیا کہ 2 سال بعد پھر الیکشن ہوں گے, فیصل بابڈا صاحب کے جو بیانات آتے رہتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب لوگوں کو سکون کا سانس لے لینے دیں, ان کو کام کر لینے دیں, رزق میں ان کے برکت آ لینے دیں, ادروائز لوگ اسی طریقے سے پریشان رہیں گے. جی رانا صاحب. پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ اور ان کے پیروکارز فالوئرز اپنے ذاتی سیاسی فائدے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں, جس کی ایک مثال 9 مئی تو ہے ہی. مگر کیا خان اور ان کے حواریوں نے 9 مئی یا اس وقت ان کی جماعت کی جو حالت ہے اس سے کچھ سیکھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں ملک کے لیے صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت یا نیت موجود ہے بھی یا نہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہی نہیں پتا کہ اگر IMF کی اگلی قسط پاکستان کو نہ ملی تو اس سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو نہیں بلکہ پاکستان اور اس کی عوام کو نقصان ہوگا اور پاکستان کے غریب آدمی کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ اگر خان وزیر اعظم نہیں تو پاکستان ایگزسٹ کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اس نفرت اور انتشار کے پروپیگنڈے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنے ویوز ضرور دیجیے گا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.